हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम टॉपिक जो लेके चल रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 9 में से वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसमें एक टॉपिक है अपना, और वो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल मिला के 4 बिंदु इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है व्यापार का परिणाम। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे व्यापार में संयोजन। तीसरा पढ़ेंगे व्यापार की दिशा, और एक पढ़ेंगे अपन क्या, चौथे नंबर पे आता है व्यापार में संतुलन। ठीक है, तो ये अपन 4 बिंदुओं का इसमें अध्ययन करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों की श्रेणी में आते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट अपन डालते हैं व्यापार का परिणाम। ठीक है, या परिणाम, परिमाप कुछ भी हो सकता है। देखिए, या व्यापार जो होता है उसका परिणाम कैसे लिया जाता है। देखिए, इसमें व्यापार की गई जो वस्तु होती है, वस्तुओं का तोल। ठीक है, तोल मतलब उसको तराजू में तोलने की स्थिति। ठीक है, तो वस्तुओं का तोल, या कह दीजिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वस्तुओं का वास्तविक तोल। ठीक है, परिणाम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, व्यापार की गई वस्तु, जो भी वस्तु आप बेच रहे हो उसका वास्तविक जो तोल होता है, क्योंकि हम वस्तुओं को कैसे मापेंगे, हम वस्तु को मापेंगे उसको तोल कर, और ये तोल जो होता है वही क्या कहलाता है, वस्तु का परिणाम कहलाता है। लेकिन अगर आपको अगर तोल करना है किसका, सेवाओं का, व्यापारिक सेवाओं का, लेकिन अगर व्यापारिक सेवाओं का तोल करना है तो उसे मूल्य में तोला जाएगा। मतलब ये, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का वास्तविक तोल ही परिणाम है, लेकिन अगर व्यापार की गई अगर सेवा है, सेवा कह सकते हैं अपन, या फिर हम किसी वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सेवा, तो उसको हम किस में मापेंगे, हम किसी सेवा को तोल में नहीं नाप सकते। ठीक है ना, तोल नहीं नाप सकते उसका। अगर उसका तोल क्या है, उसका तोल है मूल्य। ठीक है ना, मतलब कोई अगर मान लीजिए किसी को सेवा दे रहा है तो उसकी सेवा को हम मूल्य में नापेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो वो टीचर जो है वो 10,000 रुपये लेता है। ठीक है ना, तो अब उस टीचर को थोड़ी तोला है अपन ने, क्योंकि उसकी सेवा को तोला है। सेवा का तोल किसमें किया अपन ने, मूल्य में किया है। लेकिन अगर वस्तु का मूल्य अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाओगे, उसको तोल कर लगाओगे। तो ये इसका परिणाम है, तो ये कहलाता है व्यापार का परिणाम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अपना क्या, व्यापार का संयोजन। देखिए, व्यापार का संयोजन क्या होता है। देखिए, हमारे जो देश में, प्रदेश में, कहीं पे भी देश में आयात हो, निर्यात हो, ठीक है, या तो वस्तु को खरीदा जाए या वस्तु को बेचा जाए, या फिर जितनी भी सेवाएं होती है, ये तो वस्तु से संबंधित हो गया, या फिर सेवाओं का निर्माण हो। सेवाएं कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर, वकील, कुछ भी हो सकता है सेवाओं के अंदर। ठीक है, तो देश में आयात, निर्यात व सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, ये
सभी प्राथमिक क्रिया के बाद आए। ठीक है, मतलब पहले क्या थी, प्राथमिक क्रिया पहले थी, ठीक है ना, धीरे धीरे प्राथमिक क्रिया समाप्त होती गई और इसके स्थान पर किन चीज़ों ने अतिक्रमण किया, या उसके ऊपर उसका प्रभाव खत्म होने के बाद में क्या चीज़ आई, वो आया परिवहन, संचार, ठीक है, विनिर्माण, ठीक है, सेवाएं। मतलब कहने का मतलब है आपकी प्राथमिक क्रिया संयोजन क्या है, मतलब संयोजन का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि हमारे व्यापार में क्या क्या चीज इंक्लूड हुई है, जुड़ी है, लेकिन जुड़ने से हमारी प्राथमिक क्रिया जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देश के अंदर आयात निर्यात या सेवाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। पिछली शताब्दी में प्राथमिक उत्पादनों का व्यापार प्रधान था पहले, जैसे मैंने इसमें बताया, ठीक है ना, पहले बहुत ही इसका प्रभाव था प्राथमिक क्रिया का, लेकिन धीरे धीरे जब विनिर्माण आया, वस्तु निर्मित हुई, तो धीरे धीरे इसकी जो प्रमुखता है प्राथमिक थी की, उसकी क्या हो गई, समाप्ति की ओर चली गई। फिर उसकी जगह किसने अतिक्रमण किया, सेवाओं ने, परिवहन ने, संचार ने अतिक्रमण किया। फिर उसके बाद में क्या क्या चीजें आई, देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई संयोजन के अंदर, व्यापार के अंदर। जैसे कि आप कह सकते हैं मशीनरी, ठीक है, आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़ी, ठीक है, परिवहन जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, उत्पादन, ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं ईंधन, और देखिए कार्यालय, ठीक है, जो आपको नजर आता है चारों तरफ, चाहे वो लोहा इस्पात हो, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, ये सब प्राथमिक क्रिया को पीछे छोड़ते हुए आए, सब चीजें, दूर संचार हो, ठीक है, संचार, इंटरनेट, ये सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इंक्लूड होते चले गए, ठीक है। फिर देखिए अब क्यों इंक्लूड हुए मैं बता दूं, सबसे ज्यादा इसके अंदर सेवा वाला व्यापार जो है प्रभावी था, सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावी था, सेवा व्यापार। क्यों, क्योंकि विनिर्माण के अंतर्गत पूंजी व्यय अधिक, परिवहन, संचार, सेवाओं पर खर्च अधिक। परंतु क्या व्यापार सेवा व्यापार जो है, इस सेवा व्यापार के अंदर एक तो पूंजी का व्यय जो है, परंतु सेवा व्यापार में पूंजी व्यय कम लगती है, इसलिए ये सेवा व्यापार अधिक से अधिक क्या हुई, प्रचलित हुई। दूसरी चीज, ये सेवा व्यापार जो है अधिक लाभ प्रदान करने वाला क्या है, व्यापार भी है। इसलिए और जो भी व्यापार थे, विनिर्माण हो, चाहे परिवहन हो, चाहे संचार हो, उसमें सेवा का जो व्यापार था वो सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा फायदेमंद पहुंचाने वाला व्यापार बन गया, ठीक है। चलिए ये हो गया संयोजन, मतलब व्यापार में क्या क्या इंक्लूड हुआ, प्राथमिक क्रिया को पीछे छोड़कर ये सारे के सारे व्यापार आज भविष्य में हमारे पास में है, इसे बोलते हैं संयोजन। अब देखिए हम बात करते हैं दिशा की। तीसरे नंबर पे आता है व्यापार की दिशा। देखिए भाई,
व्यापार की दिशा कैसे कहेंगे? अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी की, जो पुराना समय 20वीं 21वीं शताब्दी आ गई, अब 19वीं शताब्दी की बात करूं तो इस दौरान व्यापार की दिशा में बहुत तगड़ा बदलाव आया था। 19वीं शताब्दी में व्यापार की दिशा में बदलाव आया था। अब भाई क्या बदलाव आया था? बदलाव ये आया था, जो आपके यूरोपियन देश थे, ठीक है, यूरोपियन देशों ने क्या किया? यूरोपियन देशों ने विनिर्माण वस्तुओं का, मतलब विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मतलब जो प्राथमिक क्रिया से जो वस्तु प्राप्त हो रही है उसका मशीनों के द्वारा उसका निर्माण करना। तो विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से, अपने उपनिवेशों से क्या किया उन्होंने? खाद्य पदार्थ, ठीक है, एक तो रखा उन्होंने खाद्य पदार्थ तथा कच्चा माल जो है, ठीक है, दूसरा क्या है? कच्चा माल। कच्चे माल के बदले निर्यात, मतलब वो बेचने लगे, शुरू कर दिया। मतलब यूरोपियन देशों ने 19वीं शताब्दी के बाद में बहुत तगड़ा व्यापार में बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि जितना भी यूरोपियन देश है उन्होंने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले क्या करने लग गए? बेचना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि एक तो यूरोप और दूसरा अमेरिका विश्व के सबसे बड़े व्यापार, विश्व के सबसे बड़े व्यापारी देश बन गए, ठीक है। ये देश सबसे ऊपर उठकर आए। और मैं बता दूं आपको, उसी समय जापान का भी प्रभाव था। उसी समय जापान तीसरा व्यापारिक देश था। कब की बात कर रहा हूं मैं? 19वीं शताब्दी के बाद की, ठीक है। अब जब 20वीं शताब्दी आती है, 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। समय देखो, दिशा बदलती जा रही है। पहले 19वीं शताब्दी में ये थे, फिर 20वीं शताब्दी में क्या होता है? 20वीं शताब्दी में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र गति से परिवर्तन आया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्र गति से क्या आया? परिवर्तन आया। अब क्या परिवर्तन आया कि यूरोप का जो उपनिवेश था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसका? इसका। यूरोप का उपनिवेश समाप्त हो गया, ठीक है। और क्या हुआ? जबकि चीन, भारत, चीन व विकासशील देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। ये सब कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। मतलब 20वीं शताब्दी में आपका जो यूरोप जो था उसका उपनिवेश समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ भैया? भारत, चीन और जितने भी विकासशील देश थे उसमें व्यापार में प्रतिस्पर्धा क्या हो गई? चालू हो गई। तो ये आपका मैंने तीसरा बिंदु बताया कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा बदली है, या व्यापार की दिशा बदली। आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक जो है वो है अपना, कौन सा टॉपिक है? चौथा पॉइंट है अपना व्यापार का संतुलन। बहुत गजब का टॉपिक है ये। देखिए, व्यापार का संतुलन कब होता है? एक देश, कोई सा भी देश हो, चाहे भारत मान लीजिए, के द्वारा
अगर किसी देश के द्वारा देश में आयात मूल्य निर्यात मूल्य से ज़्यादा है तो उस देश का व्यापार कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस में, मतलब बेकार। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना। निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना। अब आप सोचो, अगर ये कह रहा है कि एक देश के द्वारा देश में आयात मूल्य निर्यात मूल्य से क्या है? ज्यादा, मतलब मैं खरीद रहा हूं बाहर से ज्यादा में और बेच रहा हूं क्या? कम। मतलब जो वस्तु बेच रहा हूं उसमें तो पैसा अपन को कम मिल रहा है, लेकिन जब मैं बाहर से माल लेके आता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो बताइए फायदा किस में है या नुकसान किस में है? फायदा नुकसान दोनों को अगर मिलाया जाए तो भैया मैंने जब खरीदा तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे कम पैसा मिल रहा है, तो भैया आपका देश जो है वो ऋणात्मक स्थिति में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। लेकिन अगर देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से क्या है? ज़्यादा, तो देश का व्यापार क्या सा होगा? धनात्मक होगा। मतलब चांदी चांदी, पैसा ही पैसा होगा आपके पास में। भाई आप कोई वस्तु जो है बेच रहे हो, निर्यात कर रहे हो, और आयात मूल्य जो आप खरीद रहे हो उससे क्या है? ज़्यादा। किसका ज़्यादा हुआ? निर्यात का। मतलब आप किसी वस्तु को जब बेच रहे हो तो भैया पैसा ही पैसा बहुत आ रहा है, और जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य क्या है? उसका मूल्य क्या है? ज़्यादा। निर्यात मूल्य क्या हो रहा है? यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, बेचने का पैसा ज़्यादा है। और आयात मूल्य क्या है? इससे कम है, ये कम है। मतलब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो कम पैसे में खरीद रहे हैं, पर बेच रहे हैं तो खूब दबा के अच्छे पैसे लग के बेच रहे हैं। तो भैया वो स्थिति जो होगी वो कैसी होगी? धनात्मक स्थिति में होगी, मतलब प्लस ही प्लस होगा, आपको पैसा ही पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऋणात्मक में माइनस और धनात्मक में प्लस के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो ये मैंने आपके व्यापार के संतुलन की स्थिति को बताया। इसमें संतुलन कब होगा? ये सेकेंड स्थिति जो है ये आपके लिए व्यापार के लिए संतुलन की स्थिति प्रकट कर रहा है। तो आज मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा और व्यापार का संतुलन, ये 4 बिंदुओं से मैंने आपको व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से मिलेंगे।